छोटे मोटे चोर उचक्के की हरकत हो सकती है कि जब हमने उन लोगों को देखा ही नहीं तो किस बेस पर हम अपनी छानबीन करें। मेरी बात मानिए और इन मामले को भूल जाइए। तेईस साल की दीप्ति अपने ऑफिस से अकेली चुपचाप घर वापस जा रही थी कि अचानक उस पर अटैक होता है। आम बात है, बल्कि यूं कहिए कि हमारे देश में तो यह रोजमर्रा की बात है। अकेली लड़की को देखकर आवारा किस्म के लोग छेड़खानी करते ही हैं, लेकिन यह हमला छेड़खानी से कहीं बढ़कर था। दीप्ति पर एक गंभीर वार किया गया था, एक ऐसा वार जिसमें दीप्ति लहूलुहान हो गई थी। आखिर कौन था जिसने इतनी बेरहमी से दीप्ति पर हमला किया था? क्या यह घटना आए दिन होने वाली हिंसा की घटनाओं में से एक थी, या फिर इस हमले के पीछे कोई मकसद छिपा था? हेलो, क्या? दीप्ति, ये सब कैसे हो गया? मैं ऑटो में बैठने जा ही रही थी कि अचानक से कोई पीछे आया और किसी तेज धार वाली चीज। तुमने देखा उन लोगों को? कौन थे? पता नहीं इस शहर में क्या हो रहा है। कोई भी किसी भी वक्त, खैर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, हमने स्टिचिंग कर दी और ड्रेसिंग भी कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें हर 2 दिन के बाद ड्रेसिंग के लिए यहाँ पे आना होगा। माँ। और दीप्ति, तुम्हें दवाई टाइम पे लेनी होगी ताकि ये सब घाव जल्दी से भर जाए। तो क्या डॉक्टर ने निशान मेरे चेहरे पर? यस दीप्ति, इनमें से घाव काफी डीप है। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है। पता नहीं क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने किसी का। आंटी, आप हिम्मत रखिए। मुझे लगता है कि हमें पुलिस में एफआईआर करवा देनी चाहिए। यस, इज राइट। देखिए, हमें एफआईआर तो करनी ही चाहिए। अब आप खुद बताओ, आपने उसका चेहरा देखा ही नहीं, हम कैसे उसके खिलाफ शिकायत लिख सकते हैं? 1 मिनट सर, आप ये कैसे कह सकते हैं? आपकी तारीफ? सही है अंकुर, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं और मेरे निकलने के थोड़ी देर बाद ही ये निकले थे और हॉस्पिटल भी इन्होंने ही मुझे पहुंचाया। देखिए मैडम, मुझको लगता है ये किसी छोटे मोटे चोर उचक्के की हरकत हो सकती है। गले की चेन या बैग वगैरह छीनते वक्त उसी चक्कर में उसने आप पर हमला कर दिया होगा। लेकिन गले में चेन तो ये पहनती नहीं है। और सर, उसने डायरेक्ट मेरे चेहरे पर अटैक किया। उन्हें अगर कुछ छीनना होता तो मेरे हाथ में बैग भी था सर। देखिए आप लोग हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। सर, आप बस रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए और उन्हें कैसे भी ढूंढिए, अंदर कर दीजिए। बहुत खतरनाक लोग हैं। मुझे नहीं पता मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं सर। जब हमने उन लोगों को देखा ही नहीं तो किस बेस पर हम अपनी छानबीन करें, बताइए। देखिए, मेरी बात मानिए, ये कंप्लेन अपने छोड़ दीजिए, ठीक है? आप इस बच्ची को अपने साथ घर ले जाइए और उसका ध्यान रखिए, बस। दीप्ति के लिए इस तरह के हमले से गुजरना एक सदमे की तरह था, लेकिन एक मां के लिए भी अपनी बेटी को इस दर्द से गुजरते हुए देखना आसान नहीं था। बाला अपनी बेटी का साथ देने की कोशिश करती रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी खुद को लाचार पाती थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर किसने उनकी बेटी की जिंदगी खराब की है और क्यों। क्या मकसद था उसकी बेटी पर इस तरह हमला करने का, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं था। दोनों मजबूर थे, लेकिन इससे यह सच नहीं बदलने वाला था कि इस एक घटना की छाप अब हमेशा दीप्ति के साथ रहेगी।
गुर, तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हो। ये रोज रोज फूल लेकर आ जाते हो, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे किसी से मिलने का मन नहीं करता। मैं ठीक हूँ। बेटा, तूने उसे ऐसा क्यों बोला? मुझे तो वो लड़का अच्छा लगता है और फिर हमारी हर परेशानी में हमारे साथ आके खड़ा होता है। हमें किसी के साथ की जरूरत नहीं है माँ। दीप्ति, जरा देख तो बेटा बाहर दरवाजे पर कौन है। बेटा दरवाजा तो खोल दिया करना। दीप्ति का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था। वो बाहर निकलने से, लोगों का सामना करने से कतराने लगी थी। उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। ये दीप्ति कहाँ गई? दीप्ति! वो खुद को घर में ही कैद रखती और घर पर कोई आता भी तो उठकर दूसरे कमरे में चली जाती। जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट है। सब आपकी मेहनत का नतीजा है डॉक्टर साहब। आप बस इसी तरह इसका ख्याल रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। माँ आप सब मुझे ताने देंगे। माँ सब मुझे ताने देंगे। माँ आप सब तुम्हें भी ताने देंगे। सब मुझे ताने देंगे। मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ, तेरी माँ है ना। माँ सबकी नजरें तुम्हारे जैसी नहीं होती है। माँ तुम मेरी माँ हो। देखना समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे जिन्होंने मेरी बच्ची के साथ ऐसा किया है नरक में भी जगह ना मिले। नरक में भी जगह ना मिले। दीप्ति, नाश्ता तैयार है, आजा जल्दी से नाश्ता कर ले। आजा। दीप्ति की मां बाला लगातार उसका साथ दे रही थी। वो अपनी बेटी की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करती रहती, लेकिन दीप्ति के लिए अब वापस पहले जैसी जिंदगी जीना आसान नहीं था। क्या हुआ बच्चा? ऑफिस नहीं जाना क्या? चला नाश्ता कर ले आके। ऐसी हालत में मैं ऑफिस कैसे जाऊँ माँ? बाहर भी जाती हो तो लोग मुझे घूर घूर के देखते हैं। कुछ लोगों की वजह से आज दीप्ति अपनी ही जिंदगी में एक कैदी बनकर रह गई थी। और यही होता है, अपराधी अपना काम करके अपना घिनौना मकसद निकालकर चला जाता है और मासूम लोगों को लंबे वक्त तक उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। दीप्ति भी आज एक ऐसी ही सजा से गुजर रही थी। 3 जनवरी, लगभग पूरे 1 महीने बाद आखिर दीप्ति ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर घर से बाहर कदम रखा। कितनी बुरी हालत हो गई है उसके चेहरे की। मुझे तो देख के ही डर लग रहा है। दीप्ति, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे एक बार इशारा कर देना। दीप्ति चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम बेकार में तकलीफ क्यों कर रहे हो? अरे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, चलो। देख, उसके लिए सब कुछ करेगा, लेकिन अपनी मन की बात उसे कभी नहीं बताएगा।
दीप्ति, अरे दीप्ति, अकेला अकेले कहाँ जा रही हो? अंकुर मैं चली जाऊंगी, तुम्हें बेकार में मेरी वजह से लंबा रास्ता लेना पड़ता है। अरे अचानक तुम्हें क्या हुआ? हाँ, इतने दिनों से तो हम साथ में। वही तो मैं कह रही हूँ अंकुर, तुम रोज रोज मुझे घर छोड़ते हो। कभी कभी की बात और होती है, पर रोज रोज नहीं। तुम ऑलरेडी मेरी बहुत मदद कर चुके हो, कभी ना कभी तो मुझे अकेले जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन तुम अकेले कैसे जाओगी दीप्ति? तुम मेरी टेंशन मत लो अंकुर, मैं चली जाऊंगी। ओके, बाय। अब एक नया सवाल खड़ा हो रहा था, आखिर अंकुर दीप्ति की इतनी मदद क्यों कर रहा था? क्या वो उससे प्यार करता था, या सिर्फ इंसानियत के नाते वो उसका ख्याल रख रहा था? या फिर कहीं अंकुर दीप्ति से बदला तो नहीं ले रहा था? क्योंकि शायद अंकुर दीप्ति से प्यार करता था, लेकिन दीप्ति की तरफ से उसे किसी भी सकारात्मक जवाब की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। ये दीप्ति पर दूसरा हमला था। इस बार वार चाकू से किया गया। दीप्ति को पहले से भी कहीं ज्यादा चोट आई थी, लेकिन इस बार दीप्ति की मां चुप नहीं बैठने वाली थी। सर, पिछली बार भी मैंने इंस्पेक्टर साहब को कहा था कि रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं की। देखिए ना मेरी बेटी की क्या हालत कर दी है। 1 महीने में 2 बार अटैक किया है। देखिए इसकी क्या हालत हो गई। क्या आपने उनका चेहरा देखा है? देखिए माता जी, छोटी सी बातों को बढ़ावा देने से आप लोगों को तकलीफ उठानी पड़ेगी। वैसे भी इनके चेहरे को ज्यादा चोटें नहीं लगी। मेरी बात मानिए और इन मामले को भूल जाइए। भूल जाओ? सर आप कैसी बातें करते हैं? कल को मेरी बेटी को मार डालेंगे तो भी आप कहेंगे भूल जाओ? देखिए मैडम, हमारे पास दूसरे भी काम है, बिजी है हम। आप लोग जा सकते हैं। कैसे कहा आपने साथ जा सकते हैं? कहाँ जाएंगे हम लोग? कौन हमारी मदद करेगा? आप लोग का काम है ये। हौलदार ले जाओ इन्हें, बाहर निकालो। बताइए आप लोग बाहर चलिए। कहाँ जाए बताइए। चलिए बाहर। कभी तो सब लोग ऐसे घूमते रहते, कुछ भी कोई कर चलिए बाहर ले। दीप्ति और उसकी मां को एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़ा। चल बेटा, नहीं तो ऑफिस के लिए देरी हो जाएगी। चल ना। अरे देर हो जाएगी। तू चिंता क्यों कर रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। नहीं माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। चल मैं लेने भी आ जाऊंगी। 4 दिन बाद जब दीप्ति ने एक बार फिर ऑफिस ज्वाइन किया, तो उसकी सलामती के लिए उसकी मां बाला ने उसका साथ देने का फैसला किया। वो हर रोज खुद दीप्ति को ऑफिस लेकर जाती और शाम को घर वापस लेकर आती। पूरे 1 हफ्ते तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन इसके बावजूद दीप्ति का आत्मविश्वास वापस नहीं लौटा। उसे अब भी अपने चारों तरफ खतरे का आभास होता। वो बहुत सहमे हुए कदमों से चलती, मुड़ मुड़ कर पीछे देखती रहती, इस डर से कि कहीं कोई उसका पीछा ना कर रहा हो, कहीं कोई उस पर फिर से हमला ना कर दे। एक तरफ ये खौफ था और दूसरी तरफ एक सवाल। वो सवाल जो शायद इस वक्त आपके मन में भी उठ रहा हो। आखिर कौन था जो दीप्ति पर इतनी बेरहमी के साथ हमले कर रहा था, और क्यों? पता नहीं बेटा, मेरा मन नहीं मान रहा। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। उसने ना तो तेरे से पैसे छीने, ना मोबाइल छीना, ना ही घड़ी छीनी। कुछ भी लूटने की कोशिश तो नहीं की। इत्तेफाक एक बार होता है बेटा, 2 बार नहीं होता। मुझे तो लगता है कि जिसने भी तुझ पर हमला किया है उसका मकसद जरूर कुछ और है। तू याद करने की कोशिश कर बेटा। तू उससे कहीं पहले मिली हो, कहीं उसको देखा, उसकी शक्ल कैसी थी, उसने कैसे कपड़े पहने थे, उसके बाल, नाक, कुछ याद नहीं है तुझे? कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, कोई पुरानी बात? सोच बेटा, कहीं कुछ तो जरूर हुआ है। ऐसे नहीं हो सकता ये। नसीम आंटी है? अम्मी, अम्मी, क्या है? दीप्ति आई है। आंटी ये रेंट के पैसे माँ ने भेजे।
और बाकी के पैसे? बाकी के पैसे लौटाने का इरादा नहीं है क्या तेरी माँ का? बाकी के पैसे? अरे वही जो 2 लाख उधार लिए थे उसने, वो लौटाने हैं या नहीं? आंटी वो भी मिल जाएंगे, लेकिन हम आपको जब तक उसका ब्याज तो दे रहे हैं ना। ब्याज दे रहे हैं? अरे ब्याज दे रहे हो तो कोई मेहरबानी नहीं कर रहे? अरे एक तो पैसा उधार लोगे, ऊपर से ब्याज भी नहीं दोगे क्या तुम लोग? मैंने यहाँ कोई खैरात खाना नहीं खोल रखा, समझे? अम्मी अब जाने भी दो ना। अब जब इतने प्यार से बोल रही है कि चुका देगी तो चुका देगी ना। आखिर किराएदार भी तो अपना ही होता है, और अपनों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। बस हमसे निकाह कर लो और ये बात यहीं खत्म हो सकती है। और मैं भी तुमसे कई बार बोल चुकी हूँ कि तुम्हारे इस अपनेपन की मुझे कोई जरूरत नहीं है। समझ में आए तुम्हारे? हम तुम्हारे किराएदार जरूर हैं, लेकिन तुम हमारे मालिक नहीं। आपके पैसे आपको मिल जाएंगे आंटी। तब तक जितना भी ब्याज आपका बनता है चुपचाप लेते रहिएगा। अरे जरा तेवर तो देखना इस लड़की के। हाँ। ब्याज तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा दीप्ति। बस यही एक चीज है माँ। मुझे भी पहले शक हुआ था, लेकिन बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। शक के बिना पर हम कैसे साबित करेंगे कि वो मोहिनी था? माँ मैंने तो हमला करने वाले का चेहरा तक नहीं देखा। पुलिस भी हमारी मदद नहीं करेगी माँ। अगर पुलिस हमारी मदद नहीं करेगी तो हमें कुछ करना होगा, लेकिन हम इस बात की तह तक जाकर रहेंगे कि ये इंसान कौन है। लेकिन सबसे पहले हमें ये जगह बदलनी होगी, और अगर वो मोहिनी है तो हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। दीप्ति और बाला नहीं जानते थे कि इन हमलों के पीछे किसका हाथ था। उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ये घिनौनी हरकतें कोई अजनबी कर रहा था या कोई उनकी जान पहचान वाला। बाला सिर्फ इतना जानती थी कि पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही थी, और पुलिस की मदद के बिना वो और भी ज्यादा लाचार और मजबूर थे। बाला अब दीप्ति को लेकर और कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। हालांकि बाला को पैसों की बहुत तंगी थी, फिर भी उन्होंने दीप्ति के साथ कहीं और जाकर रहना ज्यादा ठीक समझा, ताकि उनकी बेटी को अब कोई और चोट ना आ सके। कैसी है आपकी बेटी अभी? इंस्पेक्टर साहब, पहली बार नहीं हुआ ये, 2 बार पहले भी हो चुका है। और मेरी लाख मिन्नतों के बावजूद आपके पुलिस डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। आप लोगों की लापरवाही से मेरी बेटी ने भुगता ये सब कुछ। एसिड अटैक यानी तेजाब फेंकना एक अत्यंत भयावह गुनाह है। कई लोग तो इसकी तुलना हत्या से करते हैं, क्योंकि एसिड अटैक का शिकार होने वालों को असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने जनवरी 2011 में प्रकाशित अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 1999 से 2010 के बीच हमारे देश में एसिड अटैक के 153 मामले मीडिया के जरिए सामने आए। अधिकतर मामलों में एक मर्द का झूठा अहंकार इस गुनाह की वजह बनता है, यानी अक्सर वही मर्द इस गुनाह को अंजाम देते हैं जिन्हें औरत से ना सुनना गवारा नहीं होता। अफसोस की बात यह है कि अक्सर ऐसे मामलों के सामने आने के बावजूद इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी में
एसिड अटैक जैसे संगीन अपराध से निपटने के लिए कोई निश्चित धारा नहीं है। अक्सर ऐसे मामलों की सुनवाई धारा 320, 322, 325 और 326 के तहत होती है और इनमें भी सिर्फ धारा 326 एक कॉरोसिव ऑब्जेक्ट यानी किसी नुकसानदायक पदार्थ से हुए हमले के बारे में है। हालांकि इस धारा के तहत अपराधी को आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है, लेकिन ज्यादातर अपराधी 3 या 4 साल जेल में बिताने के बाद जमानत पर बाहर आ जाते हैं। और अगर कभी किसी अपराधी को जुर्माना भरना भी पड़ता है तो वो बेहद मामूली होता है। शायद दीप्ति का अपराधी यह बात जानता था और इसीलिए उसने बेखौफ यह हमला किया। लेकिन यह हमलावर था कौन? यह दीप्ति पर तीसरा हमला था, जबकि अब तो बाला और दीप्ति ने अपनी रहने की जगह भी बदल दी थी। फिर भी यह खौफ उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। दीप्ति और बाला अब पहले से कहीं ज्यादा खौफजदा थे, क्योंकि यह बात जाहिर हो चुकी थी कि कोई दीप्ति का पीछा कर रहा था। देखिए, मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से माफी चाहता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आइंदा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे सिर्फ मेरी बच्ची की सलामती चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखिए, आपको किसी पर शक है क्या? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो है ना? अच्छी हो जाएगी ना? देखिए, हमने फर्स्ट एड दे दिया, लेकिन उनका चेहरा 20% बंद हुआ है। हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं मिल सकती हूँ? देखिए, अभी नहीं। देखिए डॉक्टर साहब, इन्वेस्टिगेशन के लिए उनका स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। क्या मैं उनसे एक बार मिल सकता हूँ? देखिए, शी इज सफरिंग फ्रॉम पेन। अभी भी हमने उन्हें पेन किलर दिया है। 10 से 15 मिनट बाद हम उन्हें नीचे शिफ्ट करेंगे, तभी आप लोग उन्हें मिल लीजिए। एक्सक्यूज मी। आप ठीक है? एसिड से जलने के बाद कोई कैसे ठीक हो सकता है इंस्पेक्टर? देखिए, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे कुछ पूछताछ करनी ही होगी। मेरा मतलब, जिन लोगों ने आप पर अटैक किया, आपके चेहरे पर एसिड फेंका, क्या आपने उन लोगों को देखा है? पता नहीं, मैंने उनका चेहरा आज से पहले कभी नहीं देखा। आपको किसी पर शक है? मेरा मतलब, किसी के साथ पुरानी दुश्मनी या आपका कोई बॉयफ्रेंड जो ये सब कर सकता है? सर, शक तो है, लेकिन यकीन के साथ नहीं कह सकते। मतलब कि हमारी लैंड लेडी का बेटा है मोइन, वो इस पर बुरी नजर रखता है। और इसके अलावा कुछ याद है आपको? मेरा मतलब, और कोई इंसिडेंट मोइन ने कभी परेशान किया? हाय दीप्ति। हाय। तुम्हारे घर बदल देने से मेरा इरादा थोड़ी बदल जाएगा। कहाँ मैं हमारी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाने की सोचता हूँ और एक तुम हो, बस ऑटो रिक्शा के चक्कर में पड़ी हो। आज वैलेंटाइंस डे है, वैलेंटाइंस डे। चल मेरे साथ, तेरे लिए मेरे पास एक खास तोहफा है। मोहीन, मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि तुम्हारी इन घटिया बातों के लिए और इन घटिया तोहफों के लिए मेरे पास जरा भी वक्त नहीं है। आइंदा अपनी इन घटिया बातों से मुझे जरा भी परेशान करने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना ध्यान रखना तुम। देखना तो तू अब याद रखेगी मुझे। तो आप कह रही हैं कि मोइन को आपने दीप्ति के ऑफिस के बाहर देखा? इंस्पेक्टर साहब, इस पर मेहरबानी करके कहीं ऐसा ना हो फिर से वो मेरे बच्चे के साथ। देखिए माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप बस अपनी बेटी दीप्ति का ध्यान रखिए, बाकी सब मैं देखता हूँ। चलता। ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है? दुनिया में और भी तो लोग हैं ना जो खुशी खुशी जी रहे हैं। देखना, जिसने भी तेरे साथ ऐसा किया है उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। बुराई करने वालों के साथ कभी अच्छा नहीं होता। मैम, आप पेशेंट की माँ हैं? जी। आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया। मैं अभी आती हूँ, अभी आती हूँ।
सर आपने बुलाया था? जी आप बैठिए। देखिए आपके बेड के डिपॉजिट और दवाओं का बिल कुल मिला के 5,000 रुपये होता है। ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने से पहले आपको ये पैसे जमा कराने होंगे। जितनी जल्दी हो सके आप ये पैसे जमा करा दीजिए। देखिए मैं नहीं चाहता कि ट्रीटमेंट करने में कोई देरी हो। डॉक्टर साहब, अब तो मैंने 5,000 रुपए जमा करा दिए। अब तो मेरी बेटी का इलाज नहीं रुकेगा ना? जी मैं इसका इलाज शुरू कर देता हूँ। देखिए आपने सिर्फ दवाई और डिपॉजिट के पैसे ही दिए। हमें दीप्ति की स्किन ग्राफ्टिंग और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करनी पड़ेगी। स्किन? क्या मतलब? देखिए वो पहले जैसे लगने लगेगी, लेकिन उसका खर्चा तकरीबन 80,000 रुपये। 80,000? बाला के लिए यह बेहद मुश्किल वक्त था। किसी भी माँ के लिए अपने बच्चे को इस हालत में देखना आसान नहीं होता। वो बस अपनी बेटी को ठीक होते देखना चाहती थी, उसे उसका चेहरा वापस देना चाहती थी, ताकि दीप्ति को उसकी पहले वाली जिंदगी वापस मिल सके। लेकिन एक गरीब इंसान के लिए यह आसान नहीं था। दीप्ति को रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जरूरत थी। एसिड अटैक के पीड़ितों को ऐसी सर्जरी की जरूरत पड़ती है। एक मामूली से मामूली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का खर्चा 80,000 से 1 लाख रुपयों तक हो सकता है, और अगर एसिड अटैक ज्यादा गंभीर हो तो यह खर्चा कई लाख में पहुंच जाता है। हैरानी की बात यह है कि इतना नुकसानदायक और हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकने वाला पदार्थ किसी भी दुकान से सस्ते दामों में आसानी से खरीदा जा सकता है। हम आपको बता दें कि दुनिया भर में एसिड अटैक के सबसे ज्यादा मामले हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में दर्ज किए जाते हैं, और इसीलिए सन 2002 में बांग्लादेश सरकार ने ऐसे पदार्थों की बिक्री को नियमित कर दिया, और जल्द ही इसका असर भी देखने को मिला। इस कानून के लागू होने के बाद एसिड अटैक के मामलों में 15 से 20% की कमी दर्ज की गई। सोचने वाली बात यह है कि हमारे अपने देश में ऐसा कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कानून लागू कर देने से यह अपराध जड़ से खत्म हो जाएगा, लेकिन हाँ, कम से कम यह सही दिशा में पहला कदम तो होगा। वरना अपराधियों को यह पदार्थ यूं ही आसानी से सस्ते दामों में मिलता रहेगा, और दीप्ति जैसी लड़कियां इसकी भारी कीमत चुकाती रहेंगी। दीप्ति की देखभाल के लिए मुझे अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी, ऊपर से नए मकान का खर्च। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रही हूँ सर, मुझे दीप्ति की मदद के लिए चाहिए। अगर कोई मदद हो सके तो आप देखिए। मैं आपकी सिचुएशन अच्छी तरह से समझता हूँ। करना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं भी मजबूर हूँ। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? आई एम रियली सॉरी मैम। मैं कंपनी की तरफ से तो ऑफिशियली आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं अपनी तरफ से। आप प्लीज इसे रख लीजिए, प्लीज आप सोचिए मत, इसे रख लीजिए। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि दीप्ति की सैलरी जो अब तक की है जल्द से जल्द रिलीज हो जाए। धन्यवाद सर। तो तुम्हें कुछ नहीं पता? अरे नहीं साहब, बोला ना, मुझे कुछ पता ही नहीं है ये सब एसिड वैसिड के बारे में। और भला मैं क्यों ऐसा करने लगा? हाँ साहब, ये ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि इसने दीप्ति को धमकी दी थी वैलेंटाइन डे की रात को ऑफिस के बाहर। साहब वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था गुस्से में आकर, जब उसने मेरे साथ चलने को मना कर दिया। देखो साहब, सच्ची बताता हूँ, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उसके साथ निकाह भी करना चाहता था। फिर मैं क्यों तेजाब फेंक कर मारेगा उसके ऊपर? साहब, आप खामखा मेरे बेटे पर शक कर रहे हैं। मेरा बेटा कोई गुंडा लफंगा नहीं है। और हाँ साहब, एक लड़का उसके साथ घुमा करता था, उसी ने किया होगा ये सब। कौन लड़का? उसी के ऑफिस में काम करता है, क्या नाम था उसका? अंकुर। हाँ अंकुर। और साहब मैंने तो ये भी सुना है कि वो दीप्ति को पसंद भी करता था। हम बेकसूर लोगों पर शक करके खामखा आप अपना टाइम खोटी कर रहे हो साहब। अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। सर, मोइन मिला क्या? उसका तो ये कहना है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं, बल्कि उसने तो उल्टा इनके किसी अंकुर नाम के दोस्त की तरफ इशारा किया है। अंकुर? क्या आप बता सकते हैं ये अंकुर कौन है? हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन मोहिन ने आपसे अंकुर के बारे में क्या कहा? उसने बताया कि वो आपको पसंद करता है। मेरा सिर्फ अच्छा दोस्त है इंस्पेक्टर। मोहिन ने शायद मेरे ऑफिस के चक्कर लगाते समय कभी एक आध बार देख लिया होगा।
अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन सब के पीछे अंकुर का हाथ है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बेटा किस पर भरोसा करें किस पर ना करें कुछ समझ में नहीं आता। ये भी तो हो सकता है कि अंकुर ने तुझे कभी इशारा भी दिया हो कि वो तुझे पसंद करता है और तूने उसे इग्नोर कर दिया हो। बस इसी गुस्से में आके उसने तुझ पे अटैक किया हो। याद कर कुछ, याद कर कभी कभी ऐसा हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकुर तो हमेशा मेरी मदद किया करता था। लेकिन बेटा वो दिखावा भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। देखिए, हमें और कोई भी चांस नहीं लेना चाहिए। पहले सारे इशारे मोइन की तरफ, अब इस अंकुर से भी कड़ी पूछताछ करनी ही पड़ेगी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं इंस्पेक्टर। कोई खामखा मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो दीप्ति की हमेशा मदद करना चाहता था। मुझे आज भी याद है जब उस पर दूसरा बार अटैक हुआ, मैंने उसे कहा कि मैं उसे घर छोड़ देता हूं, पर उसने ही मना कर दिया। और दीप्ति, उस दिन मुझे उसने बिल्डिंग से निकलते हुए भी देखा था। अब आप बताइए, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो अटैक मैंने करवाया? यही तो पता लगाना है। मेरा यकीन कीजिए सर, इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं, बल्कि मैं तो दीप्ति से क्या? क्या दीप्ति से? मैं दीप्ति से प्यार करता हूं सर, और एक दोस्त को खो देने के डर से मैंने ये बात उससे कभी नहीं कही। मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं तो अब भी दीप्ति की मदद करना चाहता हूं उस अपराधी को ढूंढने के लिए। दीप्ति को तकलीफ देने वाला किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए सर, बचना नहीं चाहिए। ठीक है, जाओ। और सुनो, जब बुलाए तो चले आना। क्या ये? सर, ये कुछ पैसे हैं जो मैंने दीप्ति के इलाज के लिए इकट्ठे किए थे। मैं दूंगा तो अजीब लगेगा, प्लीज आप माँ जी को ये दे दीजिए। और हाँ, उनसे कहिएगा नहीं कि ये पैसे मैंने दिए। सर, कभी भी किसी चीज की जरूरत हो सर, जरूर मुझे बताइए। अंकुर से बात करने के बाद हमें लगता है कि इस काम में उसका हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी नजरें 24 घंटे उस पर टिकी रहेंगी। और हाँ, उसने कुछ पैसे दिए हैं आप लोगों के लिए और कहा है कि उसका नाम नहीं लिया जाए। वो तो हर तरह से हमारी और आपकी मदद ही करना चाहता है। तो फिर और कौन हो सकता है? इन हालात में सिर्फ एक ही आदमी बचता है जिसकी तरफ सारे इशारे जाते हैं, मोइन। उसकी तरफ ये पहला केस नहीं है, ये देखिए और भी केसेस में शामिल है वो दोनों। अब पुलिस को भनक लग चुकी थी और वो उन गुनाहगारों को पकड़ने में और देर नहीं करना चाहती थी जिन्होंने दीप्ति की जिंदगी को इस तरह से बर्बाद कर दिया था। उधर दीप्ति की मां अब भी उसके इलाज के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी। बाला पैसों का इंतजाम करने के लिए कई सामाजिक संस्थाओं के पास गई। दूसरी तरफ अंकुर ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे डालो, लोगों में फैलाओ, सबके कानों में ये बात पहुंचनी चाहिए। और इस बात के बारे में जितने ज़्यादा लोगों से बात हो सके बात करो, फंड्स इकट्ठे करो, ठीक है? और अगर मदद मांगने में हम नाकामयाब हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो गए तो ये दीप्ति के लिए बहुत अच्छा होगा। धीरे धीरे रास्ते खुलने लगे, लोग खुद आगे आकर मदद करने लगे। सर, मुझे लगता है कि हम ऑफिस के लोगों को मिलकर जितना थोड़ा बहुत भी हो सके दीप्ति की मदद करनी चाहिए। श्योर। 8,000 रुपए और ये 10 और 12,000 का चेक, कुल मिलाकर हुए 30,000। ठीक है, पहले ये अस्पताल में जमा करवाती हूँ, बाकी का खर्च बाद में देखती हूँ। ठीक है? अरे सुनो, कहाँ हैं ये लोग? मुझे नहीं मालूम।
इन लोगों ने भागकर ये साबित कर दिया कि इस केस में इन लोगों का हाथ जरूर है। लेकिन दीप्ति का कहना है कि उसने एसिड फेंकने वाले को देखा है और वो मोइन नहीं है। कौन हो सकता है वो फिर? अरे सुनो जी, आस पड़ोस में सबसे पता करो मोइन और उसकी अम्मी कहाँ मिलेंगे। तो केस की जड़ तक जाने के लिए मोइन और उसकी अम्मी का मिलना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, मैंने रिसेप्शन पे 30,000 और जमा करवा दिए। अब आप इलाज का अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, उससे कम स्क्रीन ग्राफ्टिंग के पहले सेशन का हिसाब क्लियर हो जाएगा। कुल मिला के हमें 3 सेशन करने होंगे। आगे के 2 सेशन का पैसा आपको जल्दी जमा करना है, वो भी कुछ ही दिनों में। वो मैं देख लूंगी डॉक्टर साहब, लेकिन इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, वाकई में आप बहुत हिम्मत वाली हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर, कुछ पता चला मोइन का? देखिए, मोइन और उसकी माँ दोनों फरार हो चुके हैं। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हमारा पूरा नेटवर्क उनको ढूंढने में लगा है। ज्यादा टाइम तक वो हमसे बच नहीं सकते। और हाँ, आपको किसी उनके रिश्तेदार या करीबी दोस्त के बारे में पता है जिससे उनके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके? नहीं। हाँ सर, कई बार मालवानी की तरफ जरूर जाते थे वो लोग। इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानते। चलिए, कोई बात नहीं, इतना ही काफी है। हमें जैसे ही उनके बारे में कुछ खबर मिलेगी हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। माँ, मैं कैसी दिख रही हूँ? मेरी बेटी बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत सुंदर। आज मैं वादा करती हूँ तुझसे, इन्होंने मेरी बेटी का ये हाल किया है, उन्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, नहीं छोड़ूंगी मैं। दीप्ति खुद अपना चेहरा नहीं देख पा रही थी, क्योंकि ये उसका अपना चेहरा नहीं था। ये उन अपराधियों का दिया हुआ चेहरा था जिन्होंने उसके मुंह पर तेजाब फेंका था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि वो अपराधी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर थे। उनका पकड़ा जाना बेहद जरूरी था, क्योंकि गुनहगारों को सजा ही इस मामले में शायद दीप्ति की एक जीत हो सकती थी। अब पुलिस भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। अरे भाई सुनो, इधर इन दोनों को देखा कहीं आपने? देखिए, हमें ऐसे 2 सेशन और करने होंगे। आप चिंता मत कीजिए, उन 2 सेशन के बाद काफ़ी सुधार होगा। अभी हम उन्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अगले 20 दिन के बाद दूसरे सेशन के लिए आपको उसे यहाँ पे लाना होगा। अरे आइए माँ जी, बैठिए। कैसी है बेटी दीप्ति? आज हॉस्पिटल से तो छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन कुछ दिनों में दोबारा लेकर जाना होगा। सर, कुछ पता चला उन दोनों का?
नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। सर, नसीम के भाई का पता चल गया। वेरी गुड, शायद इससे हमें कुछ पता चल सकता है। चलो गाड़ी निकालो। सर मैं भी चलती हूँ। देखिए माँ जी, आप अपनी बेटी के पास जाइए, उसको आपकी ज्यादा जरूरत है। ये काम हम पर छोड़ दीजिए। चलो। बता, कहाँ है वो दोनों? कौन साहब? नसीम और मोइन। कहाँ छुपे बैठे माँ और बेटा? अरे मुझे क्या पता साहब, कहाँ है वो दोनों? कुछ तो पता होगा, कहीं तो जा सकते हैं अपने घर के अलावा वो। हाँ साहब, मालवानी में उनका एक और घर है, हो सकता है वो दोनों वहीं मिले। सुनो, तुम इधर देखो, तुम इधर पूछो। देखो, अरे सुनो भाई, ये 300 नंबर घर किधर है? आवाज कहाँ से? चलो देखते हैं। मोइन है। बताता या डालू तेरे चेहरे पर भी तेजाब, सारी जिंदगी जेल में चलेगा तू। हाँ साहब, हमने भेजा था उसको और हमारे कहने पर उसने दीप्ति पर हमला किया था। हमने साफ साफ कहा था उसको कि अटैक उसके चेहरे पर ही करना, ताकि वो जितनी खूबसूरत है ना उतनी बदसूरत हो जाए। पता नहीं कहाँ की हूर समझती थी खुद को वो। अब देख लिया अंजाम, जब पहली बार उसे कुछ ज्यादा चोटें नहीं आई, इसीलिए हमने तेजाब इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि यही एक रास्ता था जिससे उसके चेहरे को पूरी तरह खराब किया जा सके। मुझे इनकार किया था उसने निकाह करने से, अब दिखा दी मैंने उसकी जगह उसको। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मेरी बेटी को उसकी जगह टिकाने की? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। तू होता कौन है? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब ये दोनों हमारी हिरासत में हैं। इनको किए की सजा जरूर मिलेगी। डाल दो इनको अंदर। चलो बाजी। दीप्ति, बस तुम फटाफट ठीक हो जाओ। नहीं, वैसे भी तुम काफी ठीक हो चुकी हो। मैंने सुना है कि वो लोग पकड़े गए। जी, और बहुत जल्द उन्हें उनकी किए की सजा भी मिल जाएगी। नहीं, मिलनी भी चाहिए थी, वरना ना जाने ऐसे लोग कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी खराब कर देंगे। बिल्कुल। डॉक्टर, तीनों सेशन होने के बाद और पूरी ट्रीटमेंट के बाद क्या मैं फिर से वैसे दिखने लगूंगी? दीप्ति, काश मैं हाँ कह सकता। दीप्ति, तुम्हारे चेहरे के निशान जिंदगी भर आएंगे, लेकिन हाँ, एडवांस प्लास्टिक सर्जरी से तुम्हारा पूरा चेहरा पहले जैसा हो सकता है, लेकिन ये काफी महंगा है। तू फिक्र मत कर, तेरी माँ है ना तेरे साथ। मोइन, नसीम और वो शख्स जिसे दीप्ति पर तेजाब फेंकने के लिए पैसे दिए गए सभी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन वो दीप्ति जो जिंदगी से हरदम खुश रहा करती थी, अब शायद जिंदगी भर लोगों की नजरों का शिकार हो। जबकि सच तो यह है कि आज दीप्ति की जो हालत है उसके लिए दीप्ति कहीं भी जिम्मेदार नहीं है। दीप्ति की जरा सी भी गलती नहीं है। गलती है तो घटिया सोच रखने वाले उन मर्दों की जो औरत को अपनी जागीर समझते हैं, जो चाहते हैं कि औरतें बस उनकी हां में हां मिलाती जाए, और अगर औरत ने इनकार किया तो उनकी मर्दानगी, उनके अहम को ठेस पहुंच जाती है, और फिर सिर्फ अपनी नजरों में अपनी झूठी शान को बरकरार रखने के लिए ये लोग इस तरह के घिनौने अपराध कर बैठते हैं। जरूरत है एक ऐसे कानून की, आईपीसी की एक ऐसी धारा की जो एसिड अटैक्स के अपराध को सीधे संबोधित करती हो, ताकि सख्त कानून के अभाव में अपराधी बच न सके। हम सलाम करते हैं दीप्ति की मां बाला को, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, न सिर्फ अपनी बेटी का हर पल साथ दिया बल्कि उसे इंसाफ दिलाने के लिए लगातार लड़ती भी रही। हम सबको सबक लेना चाहिए उनसे और ऐसे दरिंदों के खिलाफ
आवाज उठानी चाहिए। एसिड अटैक अपने आप में एक बहुत बड़ा सदमा है और इस जुर्म के पीड़ितों की काउंसलिंग के लिए कई एनजीओस काम कर रहे हैं। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसी महिला है, कोई ऐसा शख्स है जो इस अपराध का शिकार हुआ हो, तो उसे हिकारत की नजरों से मत देखिए। वो वही हैं जो पहले थे और पहले जैसी जिंदगी जीने में उनकी मदद कीजिए। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे इजाजत लेता हूं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक साधारण इंसान के असाधारण हौसले की सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।